फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मेरी भी बहुत अच्छी थी दिवाली। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं अगेन आप सभी को। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है उसमें अगला क्वेश्चन है जो मैंने कल वीडियो डाली थी और आज अगली वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ चुके हैं। यानी 25-23 क्वेश्चन हम कर चुके पूरा ब्रीफली, ऑप्शन हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए। तो मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था। मैंने बोला था कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे मैसेज करके, मेरा जो चैनल है स्टडी विथ मान, इसको हमें नाम चेंज करना है, इसको रीनेम करना है, तो कोई अच्छा सा नाम सुझाव दीजिए। लेकिन आप में से एक दो का तो आया था, बाकी मैं उम्मीद किया था कि आप बहुत अच्छा अच्छा नाम भेजेंगे मुझे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं। तो आइए मैं भी आपको फिर से टेलीग्राम बता दूंगा। तब तक ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये है, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस ग्रेटर इम्फेसिस ऑन। कह रहा आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर आधारित होता है। यानी जो सप्लाई साइड है किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई कौन करता है। तो देखिए डियर, सप्लाई ऑलवेज कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। कौन, प्रोड्यूसर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, लिखा है सेकंड ग्लोबल इकोनॉमी, नो। कंज्यूमर, नहीं। कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, सप्लाई कभी नहीं करता। मिडिल मैन, मिडिल मैन क्या होता है, कंज्यूमर और सेलर के बीच का, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का बिचौलिया होता है। तो ये हमेशा कौन, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है कि गृह गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। यानी FCRA एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंड फॉर। क्वेश्चन ये है कि विदेशी गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन सेकंड है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 है फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अनुबंध विनिमय अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4 है फॉरेन कार्टेल रिस्ट्रिक्शन एक्ट। सो द राइट आंसर इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यानी हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल गेन रिफर्स टू गुड विच। पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से, यानी किस तरह की वस्तुओं से कैपिटल गेन होता है। तो ऑप्शन 1 है सर्व एज अ सोर्स ऑफ राइजिंग फर्दर कैपिटल, जो पूंजी को और बढ़ाने का साधन होता है। सेकंड है हेल्प इन द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है डायरेक्टली गो इनटू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो मनुष्य की मांग की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करता हो। फाइंड मल्टीपल यूजेज, जो विविध प्रयोगों में खोजते हैं। तो ऑप्शन नंबर हेल्प इज द फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मीन्स हेल्प इज द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पूंजीगत लाभ, यानी कैपिटल गेन्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, सेबी इंडिया इज क्या है, क्वासी जुडिशियल बोर्ड है। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध सरकारी, मीन्स क्या है जिसको हाँ अर्ध सरकारी बोलते हैं आप। सेकंड क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, यानी एक रेगुलेशन बॉडी है। सेकंड, थर्ड क्या है, एडवाइजरी बॉडी है।
और फोर्थ क्या है, संवैधानिक संस्था है। तो देखो जी, यहाँ से हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। जैसे संवैधानिक तो है नहीं, क्योंकि जो भी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संवैधानिक होती है उनके साथ आर्टिकल अनुच्छेद जरूर आता है, लेकिन सेबी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर तो हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ऑप्शन 3 है जो एडवाइजरी बॉडी, सलाहकारी, ये भी नहीं है। ऐसा सलाहकारी बॉडी कौन सी है, योजना आयोग, नीति आयोग है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है रेगुलेटरी बॉडी, तो ये राइट आंसर है, रेगुलेटरी बॉडी इज ए राइट आंसर। यानी ऑप्शन फर्स्ट है क्वासी जुडिशियल, यानी पूरी तरह से सरकारी है, अर्ध सरकारी नहीं है। कौन, सेबी। सेबी बना कब था, सेबी बना था 1988 में, और सेबी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1992 में। हर्षद मेहता केस के बाद सेबी को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी टर्म इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ये तो बता ही लेंगे आप सभी, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, कैश विद पब्लिक। तो कौन सा होगा, क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट बैंकिंग क्या लिखा है, स्मार्ट मनी शब्द, क्रेडिट कार्ड यानी बिना कैश के ही आपका काम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, माइक्रो और मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स का स्टडी दो भागों में बांट के करते हैं, किसमें, माइक्रो और मैक्रो में। और माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किसने किया था, मैंने आपको बता रखा है ऑफलाइन क्लासेस में, रैगनर फ्रिस। किसने, रैगनर फ्रिस ने। रैगनर फ्रिस कब, 1933 में। 1933 में माइक्रो मैक्रो में किसने डिवाइड किया था, रैगनर फ्रिस ने। और इसीलिए इकोनॉमिक्स का जो पहला नोबेल प्राइज है वो किसको मिला था, रैगनर फ्रिस को ही मिला था। कब मिला था, 1969 में रैगनर फ्रिस को इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से माइक्रो यानी द नेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। सो द हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय बीएसएनएल, बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोन की बिक्री का अध्ययन। ऑप्शन सेकेंड, महिलाओं में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एमंग वुमेन्स। ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। एंड ऑप्शन 4, इन्फ्लेशन इन इंडिया। सो द राइट आंसर इज बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोनों की बिक्री का स्टडी क्या कहलाएगा, ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महिलाओं में बेरोजगारी मैक्रो अप्रोच है, पूरे देश की बात है। भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या, किसी इंडिविजुअल की बात तो कर नहीं रहा। और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये भी क्या है, माइक्रो अप्रोच है। तो माइक्रो अप्रोच क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्या कि पूंजी बाजार किसके लिए होता है, मनी मार्केट इज मार्केटेड फॉर। पूंजी बाजार किसके लिए होता है, ऑप्शन 1 है अल्पकालिक कोष के लिए, ऑप्शन सेकंड है दीर्घकालिक कोष के लिए, ऑप्शन थर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ऑप्शन 4 है सेल ऑफ शेयर। तो करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड कौन सा, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड जुटाने के लिए होता है, यानी अल्पकाल के लिए पैसे जुटाने का काम कौन करता है, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंप प्राइमिंग शुड बी रिसोर्टेड टू एट अ टाइम ऑफ। सार्वजनिक अति व्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए। पंप प्राइमिंग यानी डिफ्लेशन, पंप प्राइमिंग मतलब होता है क्या, अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन तो इन्फ्लेशन में होता है। तो क्वेश्चन कौन सा है,
पंप प्राइमिंग शुड बी रिसोर्टेड टू एट अ टाइम ऑफ, सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाता है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने की स्थिति कब आती है। तो ऑप्शन ए है क्या, ए इन्फ्लेशन में नहीं, इसमें परचेजिंग पावर ऑलरेडी लोगों के पास होती है। डी इन्फ्लेशन, हाँ इसमें क्या होता है परचेजिंग पावर घट जाती है तो इसको बढ़ाने का काम करती है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टैगफ्लेशन रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच की सिचुएशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। नियत यानी फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाई, यानी फॉरेन करेंसी की रेट को कौन बदल सकता है। तो सिंपल सा है, तो ऑलमोस्ट सभी बता देंगे कि इंडिया में मॉनेटरी रेगुलेशन सिर्फ एक के द्वारा ही किया जाता है और वो है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किसके तहत, आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आरबीआई के अभी जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है जी, अगला क्या है, सेकंड ऑप्शन दे रखा सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी बताया था पीछे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय करता नहीं है। एफपीबीआई, ठीक है, ये भी नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, क्वेश्चन नंबर 33 है क्या, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं ऑफलाइन में बता चुका हूँ वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसमें मैंने बताया था कि विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की 5 ब्रांचेज हैं। 5 ब्रांचेज कौन कौन सी, आईबीआरडी, कौन कौन सी, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो है नहीं। दूसरी बॉडी है कौन सी, आईडीए, तो इसका आंसर तो हमें पता है, आंसर कौन सा है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। आईएमएफ क्या है, व्यापार को प्रमोट करने के लिए जो लोन देता है उसे आईएमएफ बोलते हैं। आरबीआई क्या करता है, देश में मॉनेटरी रेगुलेशन करता है। सॉफ्ट लोन यानी इंटरनेशनल लेवल पे लोन जो भारत लेता है, विश्व बैंक की जो शाखा है आईडी, इसके द्वारा लिया जाता है। इट्स नोन एज सॉफ्ट विंडो फॉर इंडिया। और भारत का सबसे अधिक लोन कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्वेश्चन है, 34वें नंबर का। कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के संबंध का प्रतिलोम होता है। और मैं बता चुका हूँ ऑफलाइन की क्लास में, और ऑलमोस्ट जिनको जिनको बताया होगा उस सबको पता होगा, फिलिप्स कर्व। क्या, फिलिप्स कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है। इस पर अगर हम क्या दिखा दें, इस पर हम रेट दिखा दें, ब्याज की रेट, इस पर क्या दिखा दें, अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर बेरोजगारी दिखा दें, तो देखोगे कि गवर्नमेंट कितना भी ब्याज घटा ले लेकिन इसके नीचे नहीं कर सकती है। जब इसके नीचे ब्याज नहीं कर सकती तो देश में इतना बेरोजगारी बनी रह जाएगी। और फिलिप्स कर्व कौन है, डॉक्टर फिलिप्स अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था का स्टडी किया था। 1857 से ले 1859 से लेके 1957 तक लगभग 98 ईयर 98 साल की गवर्नमेंट की अमेरिका में चलाई गई पॉलिसी बेरोजगारी दूर करने के लिए, उस पर स्टडी था। और देखा गया कि सरकार ने कितनी भी ब्याज की रेट कम कर ले, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, फिलिप्स कर्व इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड, इसको किस नाम से जानते हैं, द बिजनेस साइकिल। क्या, बिजनेस साइकिल। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो इस तरह से आज की वीडियो में भी हमने कितने, कुल 12 क्वेश्चन कर लिए और हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 35 क्वेश्चन मैंने एक एक चुन चुन के प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, खास करके जो हरियाणा का सीटी होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, और जिन बच्चों का सीजीएल और सीपीओ का एग्जाम है
उन्हीं को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाई गई है, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा होगा और ये सीरीज चलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको कोशिश करिएगा। और ये रिस्पॉन्स सही रहा तो ये आपको डेली 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जो क्वेश्चन की सीरीज है वो मिलती रहेगी, और डेली ही मिलती रहेगी। आप इकोनॉमिक्स में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। और जब मैं ऑनलाइन आऊँगा, यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, मेरी जो कोचिंग है दूसरी उस पर, तो फिर मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन, और वहाँ से क्या पूरी तरह से हम थियोरेटिकल भी, कल हो सकता है मैं 2-3 घंटे का मैराथन लगाऊँ, तो लगाऊंगा, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और मैंने बोला था कि आप मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्या,